आज हम लोग घटना चक्र के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान सबसे पहले किस एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिया इम्पे थे। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तथा दूसरा ऑप्शन है, लेमेस्टर इसके न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो यानी भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1813, दो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और तीसरा है आंग्ल प्राचीन विवाद, जो था आंग्ल प्राच्य विवाद वो, इसमें से हम देखेंगे तो इसका तीनों ही ऑप्शंस सही हो जाते हैं। तीनों में ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी व्यापारिक अधिकार का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये था 1813 के चार्टर एक्ट, जिसे आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इन दो व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश शासन के उससे अधीन से छीन लिया गया था। ऐसा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद ने किया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी केवल 1 और 2, जिसमें चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तथा दूसरा है, इसने कंपनी के द्वारा अधिकार क्षेत्र में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन, भारत के राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये कथन गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी के छठा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो इसका ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और लास्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका करेक्ट उत्तर है चार्टर एक्ट 1833, जिसकी धारा 87 के तहत किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा किसी
इनमें से किसी भी कारण से कंपनी के अधीन पद पर सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किए गए थे। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन से 1833 के एक्ट का धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1861 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है 1861 के अधिनियम के द्वारा के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। दूसरा है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 से अधिक करके 12 कर दी गई थी। और तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को किस तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 3, क्योंकि इस अधिनियम का पहला ऑप्शन जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 बताई गई है, जो कि गलत है। इसमें केवल 5 ही सदस्य थे, जिसे आगे चलकर केवल एक सदस्य को 1874 में जोड़ा गया था। बाकी 2 ऑप्शन हमारे 2 और 3 सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8, जिसमें भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन है हमारे भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके द्वारा ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने भी बाटो राज करो के मुख्य कर्ता के तौर पर लॉर्ड मिंटो को ही माना था, या उसको लॉर्ड मिंटो को ही जिम्मेदार माने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से, और चौथा है विधान परिषद से। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके बाद में मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का जोर पकड़ लिया था, जिसे 1909 में शिमला समझौते के तहत इनको प्रदान किया गया था, जिसमें लॉर्ड मार्ले मिंटो ने यानी गवर्नर जनरल मिंटो ने इसको पृथक निर्वाचन को अधिकार मुस्लिमों को दे दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका हमारा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, यानी डीआरकी सिस्टम जो है हमारे देश में केंद्र में पहली बार कब स्थापित किया गया था। तो ये पहला ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैत शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। अगला हमारा क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था,
दूसरा, मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रति विधायी शक्ति का हस्तांतरण। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा, प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1909 के द्वारा ही 1919 के द्वारा, और तथा केंद्र द्वारा विधायिका के शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी भारतीय विधान परिषद जो केंद्र में है उसको पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी लोकसभा और राज्यसभा या अपर हाउस या लोअर हाउस की गठन पहली बार कब किया गया था या किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो ये इसका आंसर करेक्ट है 1919 के भारत सरकार एक्ट के द्वारा। उन्नीस सौ 19 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन राज्य परिषद कहा गया, जिसका बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, जो पहली बैठक से लेकर काउंट किया जाता था। अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य इसके सरकारी हो सकते थे, यानी सरकार द्वारा 20 सदस्य ही नामांकित किए जा सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 21 वर्ष के सभी जो महिलाएं थीं उनको मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर 1935 में ये बता रहा है कि सभी महिलाओं को, तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश में इतनी भी साक्षरता या आर्थिक परिस्थितियाँ मजबूत नहीं थी, या सामाजिक रूप से इतनी भी महिलाएं सशक्त नहीं थी, या और कहें तो ब्रिटिश शासन इतना भी उदारवादी नहीं था कि सभी व्यक्तियों को और महिलाओं को उनको मताधिकार की अधिकार प्रदान कर दें। तो इससे एक पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, जबकि दूसरा कथन सही है। इसमें देखें इसका व्याख्या, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के लिए था, यह केवल सीमित वर्गों के लिए था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यानी यह वयस्क मताधिकार भी नहीं प्राप्त था और सभी महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था, जिसमें दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किन किन लोगों तक किया गया था। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं दलित वर्ग, महिला, श्रमिक, और आगे चलकर देखेंगे तो इसमें से माइनॉरिटी जैसे सिख के लिए भी और एंग्लो इंडियन सिटीजन के लिए भी पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित होती है। तो इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका करेक्ट आंसर है बी। हालांकि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त था, लेकिन भारत सरकार में राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त होता है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन
इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है, यानी किस योजना के तहत भारत के संविधान ने केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची के में हम लोग पढ़ते हैं कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय में विभाजित किया गया है तथा एक और विषय है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो यहाँ पर उस तरह से व्याख्यात नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, जो प्रांतीय स्वतंत्रता का सूत्रपात का संकेत भी माना जाता है। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया था। नोट करने की बात है कि यहाँ पर 1935 में के एक्ट के द्वारा भारतीय महासंघ का भी, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित तथा मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। भारत सरकार अधिनियम 19 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए हैं, यानी हमारा जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय के बीच में बांटा गया था उसमें से आरक्षित विषय कौन कौन से हैं, इसका हमको प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका ऑप्शन है हमारे न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो इसका करेक्ट आंसर है न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ब्रिटिश सरकार हमेशा ही स्थानीय स्वशासन से बचती रही है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि 1881 में रिपन के समय स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी गवर्नर जनरल ने इस पर विशेष तरह से फोकस नहीं किया। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो वित्त और सिंचाई भी हमारे आरक्षित विषय के अंतर्गत आती हैं। हस्तांतरित विषयों में देखें तो स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि इसके तहत आते थे। इस तरह से ब्रिटिश सरकार एक बड़े क्षेत्र के स्वार्थ न होकर वो अपने आर्थिक शोषण के नीति पर हमेशा से ही कार्य करती रही। अगर हम हस्तांतरित विषयों को देखें तो इसमें वित्त से रिलेटेड सारे प्रावधान है, लेकिन वित्त का संबंध अगर देखें तो इसमें गवर्नर जनरल ने अपने अधीन रखा था, जिसे भारत में प्रशासन करना प्रांतीय सरकारों के लिए मुश्किल हो गया था। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है। तो इसकी करेक्ट आंसर है गवर्नर जनरल को इसका अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो हमारे इसका ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग 1942 में और चौथा सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वराज पार्टी ने अपने गया अधिवेशन में रांची के अधिवेशन में इसका मांग किया था सर्वप्रथम, जिसे 82 मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी। इस तरह से देखें तो हमारा आज का सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। और आप लोग जितना हो सके जितना से ज़्यादा, और किसी भी तरह का त्रुटि महसूस होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम का नंबर है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9599771884। चलिए आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।